स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा एडु क्लासेस पे। और आज के वीडियो में जो न्यायपालिका से संबंधित हमारा MCQ था उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। और उत्तराखंड PCS प्री 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा सही आंसर होगा? बिल्कुल इसका जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो पहला इसमें ऑप्शन है आपके लिए कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी यूपी लोअर प्री 2004 में पूछा गया है। बिल्कुल जो मूल अधिकारों से प्रवर्तन वाला ऑप्शन है यानी सी, वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आप ऑप्शन है आपका 74, 56, 16, 32। और UPPSC GIC 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल जो डी ऑप्शन है, ठीक है, 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन करना है और जो दिया गया कूट है उसके सहायता से करना है। तो देखिए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं। अब देखिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो ए तो सत्य है और कह रहा है आर भी सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, ठीक है, यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सही मिल गया है। तो और ये भी देखिए UPPSC प्री 2017 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। और वो कौन सी अनुच्छेद हैं? इसमें से हमको चुनना है 138, 140, 142 और 146। और UPPSC में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, यानी 142, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, अब अनुच्छेद इसमें 4 दिए हुए हैं, 127, 122, 126, 139। और ये भी देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और अगर रिलेटेड नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 122, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी? अब कानून उच्चतम न्यायालय कानून 1996 द्वारा, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1945 द्वारा, और भारत संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा,
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। ये भी यूपीपीएससी में 2013 में पूछा गया है और इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा यह विहित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये तो सही है कि जब भी भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन तो एक तो करेक्ट हो गया। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ये भी, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, इससे मैं सहमत हूँ, क्यों? ये तो होता है ना, न्यायाधीशों का जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर ही आरोपित होता है। तो ये सही हो जाएगा, यानी पहला तीसरा सही हो गया। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो, यानी पहला और तीसरा सही हो गया। अब कूट देख लीजिए, इसमें जो दिया गया है केवल 1 और 3, तो पहला और तीसरा यानी ए ऑप्शन ही क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्वहन की तरह कार्य नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ठीक है। अब 4 हैं आपके पास ऑप्शन, और चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कह रहा है अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ कौन सा होगा? और IAS 2019 में पूछा गया है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को सही किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए, जो ऑप्शन है उसमें बी मुझे जो है बड़ा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। न्यायालय क्या है, स्वतंत्र है, और वह स्वतंत्र न्याय करने के लिए जो है मतलब बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर जो है कोई बाधा नहीं है। और यहाँ पे भी तो वही कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में भारतीय विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध द्वारा निर्बंधन व उपबंध अनुच्छेद 142 जो है कि अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिषेध अथवा निषेध की तरह, तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है वो स्वतंत्र है। तो आगे के बढ़ने की जरूरत नहीं, इनको बी जो है ऑप्शन करेक्ट है इसका। और फिर उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। न्यायाधीश यानी जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। ठीक है। और फिर इसको देखिए, इसमें कूट दिया हुआ है, तो हमको चारों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चारों पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना चारों पढ़े कैसे हम आंसर देंगे। तो अभी तक तो मुझे दोनों जो है मतलब सिस्टमेटिक नहीं लगा है, पहला और दूसरा वाला।
और तीसरे की बात करते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है कि 1968 में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय जो अधिनियम 1968 है उसी में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे के बारे में दिया गया है। और अगला है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हों। ठीक है, तो ये चौथा हो गया, चौथा भी मुझे सही लग रहा है करेक्ट। तो अब इसमें ऑप्शन में है केवल 1 2 पहले में, दूसरे में केवल 3, ठीक है, तीसरे में 3 और 4। तो तीसरा तो सही था, एकदम कन्फर्म है, चौथा भी सही था। तो जो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला क्वेश्चन जो है IAS 2019 की परीक्षा में था और इसमें है, तो किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ आप कूट देखेंगे, कूट दिया हुआ केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, और न तो 1 और न तो 2। अब यहाँ पे भारत में संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि भारत के संविधान में परिवर्तन हो, संशोधन हो और उच्चतम न्यायालय जो है प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है? क्यों नहीं भाई, न्यायालय है, अगर अन्याय नज़र आएगा तो न्याय के लिए प्रश्न उठा सकता है। ठीक है, तो ये तो गलत है दूसरा वाला, और पहला वाला भी जो है किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो फिर से ये भी हमको गलत लग रहा है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट कर देते हैं, न तो 1 और न ही 2। और IAS 2019 में फिर से ये पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कथन सही नहीं है। अब भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया है। क्यों भाई, उपबंध नहीं है? चलिए ठीक है। अगला है, सही बात है भाई, उपबंध नहीं है भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्य में थोड़ा भिन्न है। तो अधीनस्थ न्यायपालिका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो भिन्न है सभी राज्य में, तो ये भी तो सही है, यानी सही नहीं है, हमको वो चुनना है। अगर भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, अलग अलग उच्च न्यायालय कहाँ सर? ठीक है, ये सी ऑप्शन जो है हमको करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, और देखिए CDS सेकेंड एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता। देख लीजिए, तो मुझे तो ये सही लगता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियाँ ब्रॉड हैं और ये तो उसके अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति, ये भी शक्ति उसमें निहित है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना, ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है, करेक्ट है ही, लग क्या रहा है। और विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए CDS फर्स्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया और ये सारे ऑप्शन जो सही है, यानी ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वाले में पहला दूसरा चौथा सब दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद, ये वाद मतलब याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन सा था?
कौन से थे, मतलब कौन था। अब देखिए CDS सेकेंड एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन हैं M हिदायतुल्लाह, AS आनंद, AM अहमदी और PN भगवती। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन था? बिल्कुल PN भगवती, PN भगवती। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष। आप एक बार फिर समझिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला कह रहा है कि कम से कम 5 वर्ष जो है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। तो ये तो आवश्यक है भाई, 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष तो आपको होना ही पड़ेगा, तब जो है आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो सकते हैं, या आपकी नियुक्ति हो सकती है। अब कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, ये भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में एक लब्ध प्रतिष्ठ न्यायविद होना चाहिए, तब जो है आप भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये भी जो क्या है बहुत ज़्यादा हमको सही लग रहा है कि ये तो होना चाहिए। कह रहा है सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, बिल्कुल ये आंसर मिल गया हमको, और इसका जो डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, कुछ आवश्यक नहीं है ना। भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? अनुच्छेद 21 तथा 446, 32 तथा 226। अब देखो यही आंसर मिल गया हमको, अनुच्छेद 32 तथा 226 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक के पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? तो अनुच्छेद 32 और 226 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन जो है NDA और NA सेकेंड एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको हम जान लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय के अधिशासी मंडल यानी कॉलेजियम के द्वारा, बिल्कुल नहीं। मंत्रिमंडल के द्वारा, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। और NDA NA और NA सेकेंड एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, वो हमको इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो अब विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। अब देखिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो कह रहा विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो ये जो ए ऑप्शन है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो यहीं इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।